हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बजट के बाद का दिन, बजट के बाद का पहला दिन, दूसरा दिन काफ़ी हेक्टिक होता है परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि बजट से संबंधित कई प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बजट में कई तथ्य दिए होते हैं जो हमें याद करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो उन तथ्यों को समाहित करते हुए हम अपने करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन की श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए जाएंगे बजट से और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न गैर बजट से संबंधित शामिल किए जाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न हमारा है कि बजट 2023-24 के संदर्भ में महिला सम्मान बचत पत्र के बारे में सही कथन या कथनों का चयन करें। चलिए, पहला क्या है कथन? यह अमृत काल के पहले बजट में घोषित महिलाओं के लिए नई बचत योजना है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इसे अमृत काल का पहला बजट का नाम दिया, वर्ष 2023-24 के बजट को, वित्तीय वर्ष। ठीक है, दूसरा कथन हम पढ़ते हैं, इस योजना का लाभ आगामी 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक उठाया जा सकता है। इस पर 7.5% सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा। अब हम विकल्प देख लेते हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या उपरोक्त सभी। तो अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो विकल्प डी हमारा सही है, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अमृत काल का पहला बजट ये है और मार्च 2025 तक इसे उठाया जा सकता है, मतलब 2023-24 और 24-25, ये 2 वर्ष हैं। सबसे खास बात यह है कि महिलाएं इस पर 2 लाख रुपए तक का महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकती हैं और सबसे जो जरूरी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर इस पैसे की आंशिक निकासी भी की जा सकेगी। ठीक है, 2 वर्ष की अवधि के बाद ये मतलब बचत पत्र का ये जो योजना है ये समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार आजादी के 75वें वर्ष में विश्व ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या उपनाम प्रदान किया है? ठीक है, ये किसके अनुसार है? बजट 2023-24 के अनुसार है। ठीक है, हम विकल्प देखते हैं, आर्थिक विजेता, चमकता सितारा, वैश्विक नेता और समृद्धि का द्वार। तो अगर केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार बात करें तो दुनिया भारत को चमकता सितारा पुकार रही है। ठीक है, ऐसा वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बताया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करते ही निर्मला सीतारमण जी लगातार 5 बार बजट पेश करने के क्रम में किस क्रमांक की वित्त मंत्री बनी? हमारा विकल्प है चौथे क्रमांक के, 5वें क्रमांक के, ठीक है, 6ठे क्रमांक के या 7वें क्रमांक के। तो इसका जो उत्तर है ये 6ठे क्रमांक की बनी, 6th। ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और बजट से संबंधित जो तमाम वित्त मंत्री हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, 5 लगातार वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, प्रस्तुत करने वाले अगर हम अन्य 5 मंत्रियों की बात करें तो अरुण जेटली जी है, पी चिदंबरम जी हैं, यशवंत सिन्हा जी हैं, मनमोहन सिंह जी हैं और मोरारजी देसाई जी हैं। अगर हम बात करें केंद्रीय बजट की या आम बजट की तो मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति बजट की प्रस्तुति से पूर्व बजट को मंजूरी प्रदान करती है। उसके बाद वित्त मंत्री संसद में केंद्रीय बजट पेश करते हैं। देश की आजादी के बाद यह पहला मौका है, यह पहला अवसर है जब बजट को महिला वित्त मंत्री ने तैयार किया है और इसे महिला राष्ट्रपति के द्वारा बजट को स्वीकृति भी दी गई है। ठीक है, क्योंकि दोनों, हमारी वित्त मंत्री भी महिला है और हमारी राष्ट्रपति भी महिला है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां से विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुभारंभ की गई? मुंबई से, लखनऊ से, भुवनेश्वर से और नई दिल्ली से। तो इस प्रश्न का उत्तर है नई दिल्ली से, विकल्प डी हमारा सही है। नई दिल्ली में पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने इसकी शुरुआत करी और इसके लोगों का भी अनावरण किया।
अगर हम इसके लोगों की बात करें या प्रतीक चिन्ह की बात करें तो उसमें नमस्ते जैसी छवि उभर के आती है या नमस्ते जैसे छवि से वो लोगो प्रेरित है और यह पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, यह पहल पर्यटन मंत्रालय की है और इसका उद्देश्य है कि G20 की अध्यक्षता जो कि भारत कर रहा है तो उस दौरान देश में यात्रा को प्रोत्साहित करना। G20 में शामिल प्रत्येक प्रतिनिधि भारत की संस्कृति, विरासत और पर्यटन स्थलों का क्या होगा, ब्रांड एम्बेसडर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक संपन्न हुई? हमारे विकल्प है नई दिल्ली में, वाशिंगटन डीसी में, मेलबर्न में या नागोया में। चलिए इस प्रश्न का उत्तर है नई दिल्ली में। इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। 30-31 जनवरी को साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए यह बैठक हुई। अब हम क्वाड या चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के बारे में जान लेते हैं। क्वाड मतलब 4 देश इसमें हैं। कौन कौन है? अमेरिका है, मतलब यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का ये एक समूह है। असल में हुआ यह था कि वर्ष 2004 में जो हिंद महासागर में सुनामी आपदा आई थी, उसके बाद ये जो देश हैं, भारत प्रशांत क्षेत्र के ये जो देश हैं, समुद्री आपदा मतलब ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007 में जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जो कि अभी उनकी विगत कुछ महीने पहले उनकी हत्या कर दी गई थी, उनके द्वारा क्या किया गया था, क्वाड की अवधारणा दी गई थी। ठीक है, और अब ये जो क्वाड है मुख्य रूप से चीनी प्रभाव का मुकाबला करने वाले समूह के रूप में देखा जाता है। क्वाड का जो वर्ष 2022 में जो शिखर बैठक था वो जापान में आयोजित करी गई थी और वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित करी जाएगी। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? ठीक है, हमारे विकल्प क्या है? 45वें संस्करण, 46वें संस्करण, 47वें संस्करण या 48वें संस्करण। तो इस प्रश्न का उत्तर है 46 एडिशन। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया ममता बनर्जी के द्वारा। ममता बनर्जी जी के द्वारा। कोलकाता से ही पता चल जा रहा है कि बंगाल की बात हो रही, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। ठीक है, तो यह मेला 31 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक दर्शकों के लिए खुला रहेगा। अगर हम बात करें कि फोकल देश कौन है, तो स्पेन इस वर्ष का दूसरी बार फोकल देश है और इस मेले में थाईलैंड पहली बार भाग ले रहा है। अन्य देश के प्रतिनिधि भी इसमें भाग ले रहे हैं। अगर हम अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला की बात करें तो इसकी शुरुआत 1976 में कोलकाता पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड द्वारा एक छोटे लेवल पे करी गई थी। बाद में यह इतना बड़ा हो गया कि यह एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला इसको माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 के अनुसार देश में सर्वाधिक कॉलेज किस राज्य में है? ठीक है, अब हम विकल्प देख लेते हैं। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कॉलेज हैं। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। पहला उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, तीसरा कौन सा हो गया? कर्नाटक हो गया और चौथा स्थान राजस्थान का, पांचवा तमिलनाडु का है। ठीक है, एमपी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, ये केरल, ये सब क्रमशः छठे से लेकर 10वें स्थान पर हैं। अगर हम बात करें कि इसे किसने जारी किया, तो इसे शिक्षा मंत्रालय ने, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसे जारी किया। वर्ष 2011 से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस प्रकार का सर्वेक्षण कर रहा है। अगर हम बात करें कि ये जो शीर्ष 10 राज्य हैं, उन प्रत्येक राज्यों में प्रत्येक 1 लाख की जनसंख्या पर कम से कम 29 या उससे अधिक कॉलेज हैं। ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर उत्तर प्रदेश में 32 कॉलेज हैं। ठीक है, अगर हम इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में के नामांकन में अगर हम बात करें तो वर्ष 2019-20 की तुलना में 7.5% की नामांकन में वृद्धि हुई है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ने अपना
क्या प्रदान किया? त्यागपत्र दे दिया। निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, दिलीप टर्की जी, ग्रेग क्लार्क, मिचेल डेविड पेम्बरटन या ग्राहम रीड? इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प डी सही है, ग्राहम रीड। ठीक है, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। अभी जैसे ही चूंकि ओडिशा के द्वारा मेजबानी करी गई थी तो उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम उस विश्व कप में उसमें क्या हुआ, बाहर हो गई। तो इसी के कारण इस्तीफा ये दिया गया। तमाम ऐसी जब प्रतियोगिताएं होती हैं तो किसी भी देश के पराजित होते ही या बाहर होते ही उस श्रृंखला से, उस प्रतियोगिता से क्या इस्तीफों का एक दौर चलता है। तो चलिए, इसका ग्राहम रीड है। अब हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो ग्राहम रीड है, इन्हीं महोदय के नेतृत्व में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता था। जो प्रो लीग हुआ था, ठीक है, 2021-22 में, उसमें वह तीसरे स्थान पर रहा था। भारत की टीम तीसरे स्थान पर रही थी। और वर्ष 2022 में जो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल हुआ था उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने क्या जीता था? रजत पदक जीता था। ठीक है, दिलीप टर्की जी क्या है? दिलीप टर्की जी ये क्या है? अध्यक्ष हैं हॉकी इंडिया के। अगर हम ग्रेग क्लार्क की बात करें तो ये क्या है? हॉकी इंडिया के ये एनालिटिकल क्या है? कोच हैं। और ये साइंटिफिक सलाहकार है। मिचेल डेविड जी साइंटिफिक सलाहकार हैं। तो इन चारों ने अपने क्या दिया? पद से, अपने अपने पद से त्याग पत्र दिया। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोगों ने शामिल किया। हमने चारों देख लिया एक ही प्रश्न में। अगला हम देखते हैं, हाल ही में पोपोकैटेपेटल ज्वालामुखी में उद्गार हुआ। ठीक है, उद्गार हुआ, यह कहां अवस्थित है? तो उद्गार हुआ, इसका मतलब यह सक्रिय ज्वालामुखी है। अब यह कहां अवस्थित है देख लेते हैं। मैक्सिको में, चिली में, जापान में या पेरू में? ठीक है, तो परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं ज्वालामुखियों से, तो इसका उत्तर है मैक्सिको में। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तमाम ज्वालामुखी कहां पे है, किस देश में अवस्थित है, सक्रिय है, सुषुप्त है या किस अवस्था में है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी कहां स्थानांतरित होगी? ठीक, तो अमरावती में, विशाखापट्टनम में, कुर्नूल में या हैदराबाद में? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है यह कहां? विशाखापट्टनम में। ठीक है, 3 कैपिटल योजना है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की। उसके तहत अमरावती को क्या बनाना है? लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाना है, मतलब विधायी राजधानी बनाना है। विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी राजधानी बनाना है। और कुर्नूल को क्या बनाना है? जुडिशियल कैपिटल बनाना है या न्यायिक राजधानी बनाना है। तो चलिए इसी प्रश्न के साथ हमारी यह श्रृंखला समाप्त हुई। आज भी हमने बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस श्रृंखला में शामिल किया, अपनी चर्चा में शामिल किया। इसी तरीके से हम आने वाले दिनों में भी बजट से संबंधित तमाम विषयों को, तमाम प्रश्नों को शामिल करते रहेंगे, जिससे कि एक ही साथ बजट से संबंधित तमाम तथ्यों को पढ़ने का लोड न बढ़े और हम आराम से समय के साथ उसको अपनी परीक्षा तक आराम से उसको कंठस्थ करते हुए आगे बढ़ चले। चलिए ठीक है, तो चलिए विराम देते हैं आज की इस श्रृंखला को, फिर कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।